हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। गर्मियाँ आते ही पोल्ट्री मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू हो जाती है जो हीट स्ट्रेस में फ़ायदा पहुंचाते हैं। हीट स्ट्रेस के नाम से उनकी मार्केटिंग की जाती है और ऐसा नहीं है, कई प्रोडक्ट अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन फार्मर के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल उसकी रसोई घर में मौजूद रहते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो कुछ हद तक हीट स्ट्रेस से निजात पा सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास होती तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसी सिलसिले में इस वीडियो को बनाया गया है कि हीट स्ट्रेस ट्रीटमेंट विद कॉमन किचन आइटम्स। कई तरह के फैक्टर्स काम करते हैं और उन फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है कि आप ठंडी हवा उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, धूप से बचा रहे हैं और छत के ऊपर आपने फूस रख दिया है, स्प्रिंकलर, फॉगर्स। तो इस तरीके की चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी होते हैं। फीड के अंदर कई तरह के न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। फीड बिल्कुल संतुलित बनाए जाते हैं, आपको बाहर से कुछ अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है, फीड थोड़ा पुराना होता है तो उन न्यूट्रिएंट की एक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से पानी में देने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यह वीडियो को स्पॉन्सर किया है मैकवेट हर्बल फार्मा लखनऊ ने। ये उनका एक प्रोडक्ट है, हीट किल विटामिन सी विद प्रोबायोटिक्स। हीट स्ट्रेस इन पोल्ट्री बर्ड्स। सबसे पहला जो साइन होता है पोल्ट्री बर्ड्स में हीट स्ट्रेस का, वो मुंह खोल के अपना पैंटिंग शुरू करता है, सांस लेता है धीरे जल्दी जल्दी। और जो मुर्गी होती है वो ग्राउंड के ऊपर सट के बैठ जाती है अपने पैरों को फैलाकर, और पंखों को ज़ोर से फड़फड़ाती है, कभी कभी मुंह खोलती है और ऐसा लगता है जैसे हवा को निगल रही है। यहाँ पर हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें खुद फील होने लगता है कि यार आज गर्मी बहुत है या हीट बहुत है। तो नेचुरली उस स्ट्रेस में बर्ड्स भी आ ही जाते हैं। तो सिम्टम्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल हीट स्ट्रेस में होता नहीं है। हीट स्ट्रेस डेवलप कैसे होती है ये हम देखते हैं। पोल्ट्री की जो बॉडी होती है वो कंटिन्यूसली उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, जिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, उन पोषक तत्वों के जिसे वो कंज्यूम करती है। तो जब वो केमिकल रिएक्शन पूरे होते हैं तो उनके अंदर से कुछ हीट जनरेट होती है, हीट निकलती है। वो हमेशा निकलती रहती है और उसे कम नहीं किया जा सकता या उसे छेड़ा नहीं जा सकता है। कुछ जो वो हीट होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आती है, क्योंकि पोल्ट्री का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग ह्यूमन से हमसे 4 डिग्री ज़्यादा होता है। 41 डिग्री 41.5 डिग्री के करीब होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जो उसके अंदर अतिरिक्त हीट होती है, जो ऊष्मा बनती है, वो निकालती रहती है अपनी बॉडी के थ्रू ना, डिफरेंट तरीक़ों से। हम आगे डिस्कस करेंगे किन तरीक़ों से निकालती रहती है, उसे निकालती रहती है। और तो हीट का एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो हीट बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाए और बाहर ना निकल पाए तो हीट स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। तो उसे कहते हैं हम कि हीट स्ट्रेस हो रही है। इसका सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल आप समझ लें कि हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है 41 डिग्री के करीब। अगर वातावरण का टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री से कम है तो बॉडी से हीट मूव करेगी एनवायरनमेंट में। तो इस वजह से जो सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है मुर्गी के लिए वो लगभग 16 से 25 डिग्री का होता है। इसे थर्मोन्यूट्रल जोन भी कहते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमें उसके बॉडी टेम्परेचर से लगभग 10 से 12 डिग्री कम रखना पड़ता है। जैसे 41 डिग्री उसका बॉडी टेम्परेचर है तो वो 16, 20 से 25 डिग्री तक अगर है तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है पोल्ट्री के लिए। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैंने जानकारी ली है हीट स्ट्रेस के बारे में।
इसके बाद क्या होता है कि दो तरीके से हीट का लॉस होता है बॉडी के अंदर से, एक सेंसिबल हीट लॉस होता है, एक इनसेंसिबल होता है। सेंसिबल का क्या मतलब है कि बॉडी को सेंस हो जाता है कि ये कि हीट लॉस करना है, बॉडी खुद एफर्ट्स लगाती है हीट को निकालने के लिए। और इनसेंसिबल क्या है कि वो लगातार बॉडी से हीट निकल रही है, उसमें हमारा कोई ज़्यादा खास रोल होता नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री 41.5 डिग्री है तो ये टेम्परेचर, और ये कंफर्टेबल टेम्परेचर में है, मतलब जैसा मैंने बताया था 16 से 25 डिग्री के बीच में है, तो बॉडी के अंदर से ये हीट 75% जो हीट होती है वो इनसेंसिबल लॉस के थ्रू होती है और 25% इवेपोरेशन होता है। जो ये मुंह खोल के सांस लेती है ना, तो यहाँ पर एक इसकी झिल्ली होती है सांस लेने के तंत्र में, तो वो झिल्ली फड़फड़ाती रहती है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है जो बॉडी से आता रहता है खून के ज़रिए से, और वहाँ से वो उस मॉइस्चर को निकालती रहती है, तो इसकी बॉडी ठंडी रहती है। तो 25% एवेपोरेशन होना चाहिए और 75% इनसेंसिबल हीट लॉस होना चाहिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन का मतलब है जो हवा चलती रहती है इसके ऊपर, तो हीट्स इससे निकल जाती है। दूसरा होता है इनसेंसिबल सेंसिबल हीट लॉस, जब बढ़ने लगता है। इवेपोरेशन 25% हो रहा था, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है एनवायरनमेंट का, 35 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री तक जब चला जाता है, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41.5 से 42.5 डिग्री हो गया। जब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन द्वारा मुँह से जो उसकी हीट निकलने की जो दर है वो बढ़ जाती है, 25 से 50% तक हो जाती है। 40% फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू लॉस होता है। तो जो रिमेनिंग 10% है ना, वो बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, तो वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ा देता है 1 डिग्री के करीब। इसके बाद क्या होता है कि जब कंडीशन हीट स्ट्रोक की आती है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, लगभग 40-41 डिग्री, 42 डिग्री तक चला जाता है, तो वो 50% से बढ़कर जो इवेपोरेशन होता है पेंटिंग के थ्रू, जो वो मुंह खोल के सांस ले रही है, वो 80% तक चला जाता है। और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कोई बहुत ज़्यादा रोल इनका रह नहीं जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के 41.5 से 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसे कहते हैं हम हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया में जब 44 डिग्री पे पहुंच जाता है, एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है, तो कंडीशन किसकी आ जाती है? हीट स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपने कूलर चला दिया या फॉगर्स हैं या रेडिएशन है, तो वो इस एम्बिएंट टेम्परेचर को बहुत बढ़ने नहीं देते हैं, तो ये वाली कंडीशन बहुत कम आती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर चला जाता है और बॉडी का टेम्परेचर 6-7 डिग्री तक बढ़ जाता है, लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो हीट स्ट्रोक हो जाता है और मुर्गी अपने आप मतलब मर जाती है बिना किसी सिम्टम के। तो ये बात हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। गैस्पिंग है, जैसे पेंटिंग। गैस्पिंग का मतलब है ऐसा लगता है जैसे हवा खा रही है। पेंटिंग है मुंह खोल के सांस लेना तेज़ी से, लगभग 150 बार 1 मिनट में सांस ले लेती है। अपने पंखों को फैलाती है, तेज़ तेज़ उन्हें फड़फड़ाती है। स्टुपोर का मतलब है कि एक जगह शांत होकर बैठ जाती है, ना खाती है ना पीती है। स्ट्रैगर्स और टर्मिनल कन्वर्जन, ऐसा लगता है जैसे नशे में चल रही है। कन्वल्जन्स होते हैं। लेजीनेस आ जाती है, लेथार्जी होती है। इंक्रीज कैनिबलिज्म, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को नोच के खाने भी लगते हैं, कैनिबलिज्म शुरू हो जाता है। और ख़ासकर ये लेयर बर्ड्स में बहुत देखने को मिलता है। बॉडी वेट उसका कम हो जाता है, स्किन रफ हो जाती है और पंख जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, पंख ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते। और ये वहाँ पर बहुत नुकसानदेह होता है जहाँ पर रात का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और दिन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए टेम्परेचर मेंटेनेंस का। एग प्रोडक्शन कम हो जाता है, एग का साइज़ भी कम हो जाता है और उसकी शेल क्वालिटी भी पुअर हो जाती है, थिन होने लगता है। मॉर्टिलिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है और उसका मैन्योर जो है उसके अंदर लिक्विड ज़्यादा आने लगता है, तो वेट ड्रॉपिंग्स की प्रॉब्लम भी कभी कभी देखने को मिलती है। बोन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाता है और बोन के अंदर क्योंकि एल्कलोसिस होता है, एल्कलोसिस में कैल्शियम प्रॉपरली प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता, तो अंडों की शेल की क्वालिटी भी कम हो जाती है, थिन हो जाती है और
ब्रॉयलर में बोन्स भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइंस शुरू होते हैं आपके हीट स्ट्रेस के, कि ओपन माउथ पेंटिंग, विंग स्प्रेडिंग, स्क्वेटिंग। तो इससे क्या होता है कि बर्ड ट्राई टू लूज़ बॉडी हीट। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट और प्रॉपर जो भी एनर्जी के हैं या एंटीऑक्सीडेंट के हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो हम देते हैं, तो काफ़ी उसमें सडन जो डेथ होती है उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि गर्मी आते ही पोल्ट्री दवाई मार्केट में हीट स्ट्रेस की के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक होड़ सी लग जाती है। तो हम अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ इस्तेमाल करें और क्या चीज़ इस्तेमाल ना करें। जैसे, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कई प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से कि हीट स्ट्रेस को कम किया जा सके। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया कि फार्मर के पास होती हैं, तो लेकिन क्योंकि उनके केमिकल या सॉल्ट का नाम फार्मर को पता नहीं होता है, तो इस वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है टाटा लाइट। एक नमक होता है जो टाटा सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो लाल रंग की पैकिंग में आता है। तो उसे वो तो उसमें तो नॉर्मली सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन एक टाटा लाइट करके आता है, ये लगभग 32 रुपये का या 40 रुपये की इसकी MRP होती है। और इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड भी होता है सोडियम क्लोराइड के साथ साथ। और ये हार्ट और BP के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये थोड़ा कम करता है। और क्योंकि पोटेशियम का बॉडी से लॉस होता है हीट स्ट्रेस में, तो ये पोटेशियम को प्रोवाइड करता है। तो पोटेशियम की कमी को ये पूरा करता है। ग्रीन कलर के पैकेट में आता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प करता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आते हैं ना, उनके अंदर दो ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक सोडियम क्लोराइड, एक पोटेशियम क्लोराइड, दोनों इसके अंदर होते हैं। तीसरा होता है सिट्रिक एसिड और चौथा होता है ग्लूकोज, जो भी, और कुछ में तो ग्लूकोज आता भी नहीं है। तो सिट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और एक मीठा सोडा। हालांकि मीठे सोडे का बहुत ज़्यादा रोल हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट में नहीं है। दूसरी चीज़ होती है नींबू। इसे तो देख के एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। और ये क्या करता है कि मेन प्रॉब्लम जो होती है ना, विंटर्स में एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है और समर्स में एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है। ब्लड एल्कलाइन हो जाता है। और नींबू के अंदर क्या होता है, इसे ठीक करने के लिए सिट्रिक एसिड होता है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक एसिड चाहिए, तो नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें कोई ऑर्गेनिक एसिड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड इज़ लेमन है या माल्टा है या मौसम्बी है, उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड की मात्रा काफ़ी होती है। तो ये जाके ना उस एल्कलोसिस को न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर आप ये यूज़ कर सकते हैं, आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं हैं या मुर्गियाँ हैं भी और ये अवेलेबल है, तो ये इट काउंटर एल्कलोसिस वेरी इफेक्टिवली। फिर आता है सिट्रिक एसिड। वो तो सिट्रिक एसिड, नींबू में जो सिट्रिक एसिड होता है नेचुरल होता है, ये केमिकल, ये भी सिट्रिक एसिड ही होता है और बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे नींबू काम करता है। और ये सेपरेटली अवेलेबल होता है मार्केट में, और इसे शिकंजी वाले यूज़ करते हैं, जो शिकंजी बेचते हैं ना आजकल बर्फ़ लगा के, तो वो क्योंकि ये टेंगी टेस्ट प्रोवाइड करता है, खट्टापन लाता है। या पानी पूरी वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के बताशे बेचते हैं खट्टापन लाने के लिए। तो ये भी आपको नॉर्मली किसी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो इसे एज ए एसिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से लेमन को आप यूज़ करते हैं। तो ये भी एल्कलोसिस के अगेंस्ट काम करता है और हीट स्ट्रेस में बेनिफिशियल रहता है। फिर आता है अमोनियम क्लोराइड, नौसादर। जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसमें ये नमक खाया जाता है, नौसादर का नमक, क्योंकि वह नॉर्मल नमक नहीं खाया जाता है। तो ऐसा मैंने सुना है, लोग खाते हैं। तो ये भी आपको आम तौर पर नौसादर मिल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड होता है ये। एज वी नो इन समर एल्कलोसिस द मेन प्रॉब्लम। तो एल्कलोसिस में पोटेशियम ज़्यादा निकलता है बॉडी से। तो ये क्या करता है कि ये खुद, क्योंकि इसमें अमोनियम होता है, NH4+ होता है और क्लोराइड होता है, तो अमोनियम क्लोराइड अंदर जाके अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पोटेशियम को तो सेव कर लेता है और खुद किडनी से निकल जाता है पोटेशियम को बचा के। तो इसकी पोटेशियम स्पेरिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन इसे कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमोनियम क्लोराइड देने से बहुत वेट ड्रॉपिंग
और सडन डेथ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है कम होने के बजाय। फिर आता है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। इसका देखिए बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक बफर की तरह काम करता है, लेकिन जो हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, जो एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन होने की वजह से ही होती है। तो बाइकार्बोनेट आयन को अलग से देने का कोई सेंस नहीं बनता है। और जितनी रिसर्चेज हुई भी हैं ना, उसमें भी ये लिखा गया है कि बेकिंग सोडा हीट स्ट्रेस में दिया गया है तो उससे कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले, ना कोई उससे कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर ये रिसर्च दी भी गई है, लेकिन मैंने इसे इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि लोग इसे यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी रहता है। तो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है हीट स्ट्रेस के मैनेजमेंट में। फिर गुड़ आता है। गुड़ क्या है, ये सुक्रोज़ है, इसी से चीनी बनती है और ये एनर्जी सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर सुक्रोज़ होता है और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत जल्दी रेडिली मेटाबोलाइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा हीट नहीं बनती है। जैसे प्रोटीन के डाइजेशन में हीट बनेगी, वो फिर हीट स्ट्रेस का काम करेगी। इसी वजह से कहते हैं ना कि प्रोटीन कम कर देना चाहिए अगर गर्मियों में साइटिस की या हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है। तो हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम को ये कम करता है क्योंकि ये रेडी एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। और एफसीआर को भी कभी कभी मतलब इम्प्रूव करने में हेल्प करता है अगर बहुत अधिक आपके यहाँ वातावरण का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है तो। और बहुत सस्ता भी होता है। जिस तरीके से गुड़ होता है इसी तरीके से ग्लूकोज भी होता है। उसके अंदर तो सुक्रोज था, यहाँ पे डायरेक्टली ग्लूकोज होता है। ये एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में और रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है क्योंकि इसके डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में बहुत हीट नहीं इन्वॉल्व होती है, हीट डेवलप नहीं होती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है और उस टाइम अच्छा काम करता है जब जब दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना, 10 बजे 11 बजे के बाद और शाम 4 बजे तक अगर उस दौरान आप इसका सप्लीमेंट करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है गुड़ से। तो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम अगर है आपके यहाँ, तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज किसी भी ब्रांड का यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है विनेगर। जैसे मैंने बताया कि एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है और विनेगर बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये डायरेक्टली जाके उस एल्कलोसिस को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, इम्यून बूस्टर भी रहते हैं। कोई और एसिडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन गन्ने का यहाँ पर दिखाया गया है, गन्ने के एसिडिफायर में एंटीऑक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं और ये खुद एक मिक्सचर होता है अलग अलग एसिड्स का। तो हीट स्ट्रेस में इसे भी यूज़ किया जा सकता है अगर नींबू, सिट्रिक एसिड ये सब ना हो तो। आगे कॉम्बिनेशंस में मैंने बताया है कि किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। शुगर केन का जो विनेगर होता है ये सबसे अच्छा रहता है, सस्ता भी है और अवेलेबल भी हो जाता है। ये गन्ने का जूस है, कई लोगों के पास हो सकता है ये अवेलेबल हो या आसानी से मिल जाता हो गाँवों में या इधर उधर। तो इसके अंदर भी ये जो ग्लूकोज काम करता है या जैगरी काम कर रही है, चीनी काम करेगी, जो गुड़ है वही काम ये भी करता है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए आगे बताया है। तो इससे भी एफसीआर इम्प्रूव होता है और ये एफसीआर गिरने नहीं देता अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो। कई लोग तो कुछ ऐसी भी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कुछ फीड वगैरह कुछ नहीं दिया गया और खाली गन्ने का जूस पिलाया है, तो उससे भी मतलब एफसीआर को हासिल किया गया है अच्छे लेवल पर। इंटरनल कूलिंग करता है। ये कुछ हर्ब्स हैं जैसे पुदीना और तुलसी, इन्हें पीसकर इनका आपको जैसे दिख रहा है, आप खरल में इसे पीस लें और ये एंटीऑक्सीडेंट्स की सोर्स होते हैं और इंटरनल कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेश लीफ जूस को आप ले सकते हैं और अपने पानी में और इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज उसके सब के साथ मिलाकर दे सकते हैं, उससे भी बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ये भी इंटरनल कूलिंग प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। अब इन आइटम्स को यूज़ कैसे करें? देखिए, हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सबके पास सब कुछ तो होता नहीं है। कुछ ही चीज़ें होती हैं या वो कुछ ही चीज़ें अरेंज कर सकता है।
तो और सब चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें यहाँ क्या किस प्रिंसिपल पे यूज़ करना है, उसका फार्म कंडीशन क्या है, हीट कितनी है, मतलब टेम्परेचर कितना है, अवेलेबिलिटी किस किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, और उन इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ कॉम्बिनेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन कॉम्बिनेशन को प्रोवाइड करने का जो प्रिंसिपल है उस पे पहले डिस्कस कर लें। 3 कंडीशंस हम देखते हैं। पहली कंडीशन है कि एनर्जी का डिप्लीशन होता है, एनर्जी कम रहती है क्योंकि फीड कम खाता है वो। दूसरा होता है एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से निकलने लगते हैं और एसिड बेस बिगड़ जाता है। तीसरा होता है थर्मल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ हम यूज़ करें वो, और इन तीनों कंडीशंस को वो अगर काउंटर कर रही हो, इनके लिए इनके अंदर हेल्पफुल हो रही हो, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यह है कॉम्बिनेशन 1। ये 50 किलो बर्ड्स के लिए हैं, लेयर या ब्रॉयलर, चिक्स कुछ भी हो सकता है। आप जितना पानी की उन्हें रिक्वायरमेंट है उतना पानी आप टंकी के ज़रिए या ड्रिंकर में जैसे भी आप देते हो वो प्रोवाइड कराइए। पहले में ग्लूकोज 12 ग्राम, ये 50 किलो बर्ड के लिए हैं। 2 ग्राम सिट्रिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड 2 ग्राम, टाटा लाइट सॉल्ट 3 ग्राम, और मिंट लीफ जूस 1 ml। ये सब मिला के आप जैसे 50 किलो बर्ड मान लीजिए 1 किलो का एक बर्ड है, और 50 किलो बर्ड आपका 5 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आप उस 5 लीटर में इसे मिला दें। वो कंडीशन, क्योंकि पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है और बढ़ता घटता रहता है टेम्परेचर के अनुसार। तो पानी के हिसाब से नहीं है ये, उसके वज़न के हिसाब से है जो भी यहाँ पर डोज दी गई है। और इसमें एक्स्ट्रा आपको विटामिन सी ऐड करना है, लगभग 1 ग्राम इस पर 50 kg बॉडी वेट पर। ये कॉम्बिनेशन 2 है फॉर 50 kg बर्ड, वही जैसे कि प्रोवाइड वाटर एज पर रिक्वायरमेंट एंड मिक्स गिवन आइटम इन दैट वाटर। यहाँ पर आप गुड़ लीजिए ग्लूकोज की जगह 25 ग्राम, 1 नींबू, 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड नौसादर, और 3 ग्राम सॉल्ट, और पुदीने का जूस 1 ml। ऐड विटामिन सी 1 ग्राम एडिशनल, उसी पानी में 1 ग्राम विटामिन सी मिला दें, और फिर इसके रिज़ल्ट्स आप देखें। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स इसके मिलते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के। ये कॉम्बिनेशन 3 है फॉर 50 kg बर्ड। उतना ही आपको पानी देना है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। इसमें गुड़ 25 ग्राम, यहाँ पर हम सिट्रिक एसिड या नींबू की जगह विनेगर यूज़ करेंगे 1.5 ml, अमोनियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, टाटा लाइट सॉल्ट 2.5 ग्राम, तुलसी और मिंट लीफ जूस, मिंट मतलब पुदीना, और तुलसी का लीफ जूस 1 ml। ऐड एडिशनल विटामिन सी 1 ग्राम। ये चौथा कॉम्बिनेशन है 50 kg बर्ड्स के लिए। यहाँ पर गुड़ या ग्लूकोज ना लेकर यहाँ पर गन्ने का जूस आप ले सकते हैं 1.5 ml लेमन, अमोनियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, और टाटा लाइट सॉल्ट 2.5 ग्राम, तुलसी और पुदीने का जूस 1 ml, और एडिशनल विटामिन सी 1 ग्राम। ये मिलाकर आप दे सकते हैं, ये भी पानी में। पांचवा कॉम्बिनेशन 50 kg बर्ड्स के लिए एज पर रिक्वायर्ड वाटर। गुड़ 25 ग्राम, सिट्रिक एसिड 2 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 2 ग्राम, टाटा लाइट सॉल्ट 3 ग्राम, तुलसी और पुदीने का जूस 2 ml, विटामिन सी 1 ग्राम एडिशनल। ये विटामिन सी हीट किल ब्रांड के नाम से आता है मैकवेट फार्मा का। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोबायोटिक के साथ अवेलेबल रहता है। तो जहाँ पर एडिशनल विटामिन सी आपको डालना है, इसे यूज़ आप डाल सकते हैं। कुछ और कॉम्बिनेशन भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, और लेकिन कुछ बातें ध्यान रखें कि विटामिन सी हर फार्मूले में आप मिलाएं, और इस सॉल्यूशन को जो आप बनाएं ये
दोपहर होने से पहले 10 या 11 बजे के बीच दें, या फिर इवनिंग में 5 बजे के करीब दें। और दिन में 2 बार भी दे सकते हैं या एक बार, जैसी आपको रिक्वायरमेंट उसकी लगे। और फ्रेश तुलसी या पुदीना अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो पाउडर तुलसी और पुदीना मिल जाता है। अगर आप अमेज़न वगैरह ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ये भी मिल जाता है पंसारी वगैरह की दुकान पे, जो लोग जड़ी बूटियाँ रखते हैं, तो उसे भी यूज़ किया जा सकता है इसी रेट में। तो वो ये 1 ml था, वहाँ पे ये 1 ग्राम यूज़ कर लें आप। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे व्हाट्सएप पर और हर जगह। आप बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं और इसी से मुझे हौसला भी मिलता है कि मैं अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशंस आप लोगों के लिए बनाऊं। ये मेरी हॉबी है और एक पैशन भी है कि नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन्हें नहीं पता है। हालांकि हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं बहुत इस चीज़ में प्रिकॉशन रखता हूँ कि सही चीज़ मैं लोगों को बताऊँ। इसके लिए मैंने एक फ़ीडबैक फॉर्म बनाया है जिसका लिंक नीचे इंट्रोडक्शन सेक्शन में दिया हुआ है। उस पर आप क्लिक करके उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ 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 उस फॉर्म को फिल कीजिए और अपना नंबर और ईमेल आईडी वगैरह सब उसमें प्रोवाइड कराइए और बताइए कि किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। और अगर आप नंबर और ईमेल आईडी देंगे तो मेरे और भी मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखता हूँ वो सब रहते हैं, तो उन्हें रेगुलरली आप तक पहुँचाता रहूँगा उस नंबर के ज़रिए। तो आप अपना मुझे प्रोवाइड कराइए कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये उस फॉर्म का आउटलाइन है थोड़ा सा, यहाँ पर ये उसका लिंक भी लिखा हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम।